स्वागत है आपका मगध के इस कमाल के एक्सप्लेनर में। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक सफर की जहां एक छोटा सा क्षेत्रीय राज्य भारत के इतिहास का सबसे पहला और विशाल साम्राज्य बन गया। अगर आप यूपीएससी या किसी भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ इतिहास में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो ये स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस आपके बहुत काम आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक राज्य और साम्राज्य के बीच असल में क्या फर्क होता है। उसके बाद हम हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश के टाइमलाइन से होते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि सिकंदर के आने से यहाँ क्या असर पड़ा और आखिर में ये समझेंगे कि मगध ने ही ये पूरा वर्चस्व कैसे और क्यों हासिल किया। मगध की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होगा। अब देखिए, एक किंगडम यानी राज्य आमतौर पर एक छोटे से इलाके में फैला होता है। वहाँ की आबादी एक जैसी होती है, अक्सर उनकी भाषा और धर्म भी एक ही होते हैं। लेकिन एक एम्पायर यानी साम्राज्य बिल्कुल अलग गेम है। इसे एक बहुत बड़े भूभाग और ढेर सारी विविधताओं को संभालना पड़ता है। इतने सारे अलग अलग तरह के लोगों पर राज करने और किसी भी तरह के विद्रोह को दबाने के लिए आपको चाहिए बेहिसाब पैसा और एक बेहद सख्त एडमिनिस्ट्रेशन, और मगध ने बिल्कुल यही अचीव किया था। चलिए अब चलते हैं 544 ईसा पूर्व में, जहां से इस साम्राज्य की असल नींव रखी गई, हर्यक वंश के द्वारा। अगर आप इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आएगा। हर एक शासक ने अपने से पहले वाले की मेहनत को कैसे आगे बढ़ाया, ये काबिले तारीफ है। बिंबिसार ने पैसा और दोस्त बनाने पर फोकस किया, अजातशत्रु ने अपनी मिलिट्री ताकत से राज्य का विस्तार किया, और फिर उदयन ने अपनी स्ट्रैटेजी के तहत राजधानी ही बदल डाली। देखिए, बिंबिसार बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। वो जानते थे कि वफादारी खरीदने के लिए खजाना भरा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौशल राज्य में शादी की और बदले में दहेज में मिला काशी। उस समय काशी सूती कपड़ों का बहुत बड़ा हब था, जहां से ढेर सारा रेवेन्यू आता था। इसके अलावा लिच्छवी और मद्र के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर उन्होंने अपनी उत्तरी सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। क्या कमाल की डिप्लोमेसी थी, है ना। अब आते हैं अजातशत्रु पर। भाई, इनके पास तो सच में कुछ गजब की मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी। इन्होंने कौशल और वैशाली जैसे अपने दुश्मनों को हराने के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जो उस दौर के हिसाब से बहुत एडवांस थे। एक था रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें धारदार ब्लेड लगे होते थे जो मैदान में भयंकर तबाही मचाता था। और दूसरा था महाशिलाकंटक। ये एक तरह का विशाल कैटपुल्ट था जो बड़े बड़े पत्थर फेंकता था, जिससे दुश्मनों के किले आसानी से तोड़े जा सकें। फिर आए उदयन और उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, राजधानी को शिफ्ट करना। पहले राजधानी राजगृह थी, जो प्राकृतिक रूप से 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण सुरक्षित थी। लेकिन उदयन ने इसे पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर था। पहाड़ी किले से इस वाटर फोर्ट यानी जल दुर्ग तक का यह बदलाव अचानक होने वाले हमलों से बचने के लिए बिल्कुल अचूक था। खैर, समय आगे बढ़ा, हर्यक वंश का अंत हुआ और अब सत्ता में आए शिशुनाग, और उसके बाद वो वंश जिसने भारत में सत्ता के मायने ही बदल दिए, नंद वंश। शिशुनाग के समय एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन लिया गया, अवंती राज्य पर कब्जा। उज्जैन और विदिशा को अपने अंडर लेकर मगध ने दक्षिणापथ पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। अब ये दक्षिणापथ क्या था? ये दक्षिण का सबसे अहम व्यापारिक मार्ग था। इस पर एकाधिकार का सीधा मतलब था राजकोष में पैसों की बारिश। इसके बाद जब नंद वंश का राज आया तो उन्होंने सब कुछ सेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया। महापद्म नंद ने तो अलग अलग इलाकों के क्षत्रिय कुलों का सफाया करने के बाद खुद को सर्व क्षत्रांतक की उपाधि दे दी थी। इसका मतलब है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। आप समझ रहे हैं, ये सत्ता के पूरी तरह से एक जगह केंद्रित होने का बहुत बड़ा संकेत था। अब जरा इस नंबर को देखिए, 3,50,000। धनानंद के पास इतने सैनिकों की एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी। प्राचीन काल में एक साथ इतने सारे सैनिकों को मेंटेन करना लगभग अकल्पनीय था, और ये विशाल सेना ठीक उसी समय मौजूद थी जब दुनिया के एक दूसरे हिस्से से एक बहुत बड़ा खतरा भारत की ओर बढ़ रहा था, और वो खतरा था सिकंदर। सिकंदर के इस आक्रमण ने केवल राजनीति को ही नहीं बल्कि भारत के कल्चर और इकोनॉमी को भी गहराई से प्रभावित किया। सच कहूं तो ये कल्चरल एक्सचेंज माइंड ब्लोइंग था।
क्या आप जानते हैं कि आज जो साड़ी हम देखते हैं उसका लिपटा हुआ स्टाइल काफी हद तक हेलेना जैसी ग्रीक पोशाकों से प्रेरित था। इसके अलावा गांधार कला से हमें बेहतरीन बुद्ध की मूर्तियां मिली। हमारे नाटकों में जो पर्दे इस्तेमाल होते हैं ना, जिन्हें यवनिका कहा जाता है, वो भी वहीं से आए हैं। और यवन प्रिय, ये काली मिर्च का नाम पड़ गया था क्योंकि पश्चिमी बाजारों में ग्रीक लोगों के बीच इसकी डिमांड आसमान छू रही थी। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? इस कांटेक्ट ने हमारे लिए सिल्क रूट और समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। भड़ूच और सोपारा जैसे हमारे बंदरगाह अब सीधे तौर पर पश्चिमी बाजारों और यहाँ तक कि रोम की अर्थव्यवस्था से जुड़ चुके थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पूरे भारत में आखिर मगध ने ही ये मुकाम क्यों हासिल किया? अगर हम इस टेबल को देखें तो मगध की सफलता के 3 सबसे बड़े कारण साफ नजर आते हैं। पहला, उनकी ज्योग्राफी। एक तरफ हिमालय की ढाल तो दूसरी तरफ पाटलिपुत्र का वाटर डिफेंस। दूसरा, उनकी इकोनॉमी। गंगा के उपजाऊ मैदानों और ट्रेड रूट्स ने उन्हें कभी गरीब नहीं होने दिया। और तीसरा, उनकी मिलिट्री, एक विशाल और खतरनाक सेना। लेकिन एक चीज थी जो इन सब पर भारी थी, और वो था छोटा नागपुर के पठार से मिलने वाला बेहतरीन लोहा। ये मगध का असली ट्रम्प कार्ड था। इस लोहे की खदानों पर उनके एकाधिकार ने उन्हें ऐसे ऐसे हथियार बनाने की ताकत दी जिनका कोई तोड़ नहीं था। सोचिए, भारी लोहे की ऐसी गदाएं जो एक वार में दुश्मनों के कवच को चकनाचूर कर दें। उस दौर में ऐसा कोई राज्य नहीं था जो इस तरह के हथियारों का सामना कर सके। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर छोटा नागपुर का वो लोहा नहीं होता तो क्या मगध कभी भारत का पहला महान साम्राज्य बन पाता? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे किसी जगह का भूगोल और वहाँ के संसाधन उस पूरे राष्ट्र की किस्मत लिख देते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।